राइटिंग में मेन यही है कि इसके साथ कॉलन होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, जबकि इक्वलिटी के साथ कोई ऑपरेटर नहीं होता, वो जस्ट इक्वल साइन ही होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ऐसे क्या होता है कि कोई आपने ऑब्जेक्ट है और कोई नेम आपने उसको असाइन करना है, तो आप उस ऑब्जेक्ट और नेम के दरमियान में ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे कि इस सिनेरियो में x जो है वो हमारे पास एक नेम है और 2 जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब हम 2 को ये x नेम असाइन करने लगे हैं, तो दरमियान में असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज़ किया है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम एक x वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करते वक्त हम इक्वल का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, सॉरी असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये मेन डिफरेंस है। तो होता ये है कि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि इक्वल साइन के साथ हमने कॉलन भी लगाने हैं, तो ज़्यादातर ये एरर आते हैं। जब आप इक्वल साइन सिर्फ लगा दें तो मैपल तो उसको क्या कंसिडर करेगा कि दो चीज़ों को कंपेयर करना है कि दोनों इक्वल्स हैं या नहीं, ठीक है। और अगर आप असाइनमेंट लगाते हैं तो फिर वो वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करवा देगा, एक ऑब्जेक्ट को कोई ना कोई नेम असाइन कर देगा, जैसे इस x=2 के केस में है। अब नीचे थोड़ा कंपैरिजन है, जैसे ये इक्वलिटी की हेडिंग के अंदर हमने क्या किया, x=2। अब ये एक एरर है आप कह लें, या आप कह लें कि आपको पता नहीं था, आप एक असाइनमेंट करना चाहते थे लेकिन आपने इक्वलिटी कर दी x=2 कि x जो है वो 2 के इक्वल है। समझाई बात की? तो मैपल को नहीं पता कि आप क्या करना चाह रहे थे। आपने जो ऑपरेटर लगाना है उसके हिसाब से उसने उसकी इवैल्यूएशन कर देनी है। तो ये x=2 है, तो इसका मतलब है कि ये असाइनमेंट नहीं है, इक्वलिटी चेक हो रही है दोनों की। तो जब आप x को कहीं पे यूज़ करते हैं किसी स्टेटमेंट में आगे फर्दर, तो आपको नीचे x ही मिलेगा, क्योंकि आपने वैल्यू तो वो स्टोर करवाई नहीं। तो इस वजह से x जो है वो एक आइडेंटिफायर समझ लें या एक करैक्टर समझ लें, तो जैसे आपने x लिखा आउटपुट में x मिल गया। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब हमने x=2 किया और दरमियान में असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो x में स्टोर हो जाएगा, या 2 एक ऑब्जेक्ट है उसका नेम x हो जाएगा। तो जब हम x को कहीं आगे फर्दर किसी इनपुट स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे तो हमें x में जो वैल्यू स्टोर है वो मिल रही है 2। समझाई बात की? उधर हमें सेम स्टेटमेंट है, हमने x लिखा तो हमें x ही मिला, इधर हमने x लिखा है तो हमें उस x में जो वैल्यू स्टोर है वो मिली। और उसके रीज़न क्या है? रीज़न जस्ट ये है कि असाइनमेंट ऑपरेटर इधर यूज़ हुआ है, उधर इक्वलिटी का ऑपरेटर यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि इक्वल्स हैं या नहीं है। तो अभी आप ये देखें कि ये एक रूटीन है और इस रूटीन को हम यूज़ करके इवेलुएट बूलियन, ये बूलियन है, ये चेक करेगी कि हमें आउटपुट जो है वो बूलियन की फॉर्म में देगी। बूलियन मीन के वो वैल्यू या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर तो x=2 दोनों इक्वल्स हैं तो हमें ट्रू आंसर मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो अभी इस सिनेरियो में x तो सिंपली एक करैक्टर है, x में तो कोई वैल्यू नहीं है, और x और 2 कैसे इक्वल हो सकते हैं? 2 एक इंटीजर है, x एक करैक्टर है, तो इस वजह से हमें फॉल्स आंसर मिला है। लेकिन ऑन दी अदर साइड हम देखें तो x=2 का मतलब कि x के अंदर भी 2 वैल्यू स्टोर है, जैसे यहाँ पे हमें आउटपुट में मिली, और जो स्टोर वैल्यू है वो भी 2 है, और जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो भी 2 है। तो इसका मतलब है कि दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल्स हैं, तो इस वजह से हमें आंसर ट्रू मिला है। जी शुएब, कोई पूछना चाह रहे थे आप? सर इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें? मैपल का वर्जन कौन सा होना चाहिए? ये मैपल का 2017 वर्जन है मेरे पास, मैंने डाउनलोड किया है, लेकिन मेरा जो लैपटॉप है उसमें कोई स्पेस खाली नहीं है, तो उस पर टाइम लगता है। मैंने 1-2 दफ़ा किया को प्रोग्राम वगैरह रिमूव करके, लेकिन उसे एटलीस्ट 2 GB का वो है, तो जब उसने इंस्टॉल होना है तो मेरे ख्याल में वो में भी 4-5 GB की स्पेस हार्ड डिस्क पे चाहिए हो। सर मेरे पास वो है, मैं आपसे लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उसको बेशक डाउनलोड कर लें और अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करें। सर मैंने 2015 वाला किया है, उसमें ये प्रॉम्प्ट वगैरह यूज़ नहीं होता, उसमें ना शो होता है। क्या चीज़ नहीं शो होता? ये प्रॉम्प्ट नहीं है जो एरो साइड पर है, ये नहीं शो होता। हाँ,
तो इसकी जगह पे क्या शो होता है? वो आपने वर्टिकल कोई बाइंड इसमें लिखा है कोई स्टेटमेंट? वर्टिकल लाइन शो वर्टिकल लाइन आती है। जी सर। असल में ऐसे होता है ना कि ये सॉफ्टवेयर हर साल अपडेट होते रहते हैं। जो लोग ये डेवलप करते हैं ना, या जिस कंपनी की ये प्रोडक्ट होती है वो उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। तो 2015 वर्जन है, फिर 16 है, 17 है, 18 है, तो अपडेशन इसमें होती रहती है। मे भी आप प्रॉम्प्ट करैक्टर को उन्होंने वर्टिकल बार से रिप्लेस कर दिया जैसे मैथमेटिका में था, या ये भी हो सकता है कि वर्टिकल बार पहले हो और आप जो यूज़ कर रहे हैं वो ओल्ड वर्जन हो, जो लेटेस्ट है वो इस तरह का हो। और सर और दूसरी चीज़ ये है कि बुक जो है ना वो लिखी हुई है, पता नहीं कब की लिखी हुई है, 2003 की लिखी हुई है, 2015 की लिखी हुई है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो उस वक्त आथर ने जो वर्जन था उस हिसाब से इसको लिख दिया। तो मेरा नहीं ख्याल के, लेकिन हमें वर्टिकल बार हो या प्रॉम्प्ट करैक्टर हो, इसका जो रूल होंगे लिखने के वो ऑलमोस्ट सेम होंगे लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप उधर भी ट्राई करें, इस तरह एक्सप्रेशंस लिख के इवेल्युएट करें, आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं ज़रा चेक करें उसको। रन होती हैं स्टेट। तो आप अपने वाले भी सर लिंक शेयर कर दीजिएगा ना तो क्लास के बाद पर वो भी। हाँ मैं वो देखूंगा। वो है उसका स्टोरेज फाइल है, तो उसको आपने यूज़ करना है, स्टोरेज के थ्रू डाउनलोड कर लेना। ठीक है सर जी। इसमें कोई क्वेश्चन है और कोई असाइनमेंट और इक्वलिटी में? नो सर। नो सर। अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा बताएं ये इक्वलिटी में और असाइनमेंट में क्या डिफरेंस है? सर असाइनमेंट में ये होता है कि अगर हम असाइनमेंट का साइन लगाएंगे तो ना तो वो जिस तरह एक्स है ना उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी। उसके अंदर हम एक्स है ना उसके अंदर अगर हम कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं 2, तो उसके अंदर ना फिर वैल्यू स्टोर होगी तो हम ना असाइनमेंट का साइन यूज़ करते हैं। लेकिन इक्वालिटी में ये नहीं होगा। इक्वालिटी में वो ये चेक करेगा कि क्या एक्स इक्वल है 2 के, वो ये चेक करेगा। उसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं होती। असाइनमेंट के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाती है, उसको हम नेम असाइन कर देते हैं। फिर हम उसको अगर कहीं बाद में फर्दर यूज़ करना चाहें तो उसको उसका वेरिएबल का नेम दे के हम वो उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, नहीं तो फिर ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया। सॉरी, ये चैप्टर। अभी हम सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं क्वेश्चन? नो सर। नो सर। चलो ठीक है। जी, हमारा सेकंड चैप्टर है मैपल लैंग्वेज के एलिमेंट्स का, कि जो मैपल की लैंग्वेज है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उनको क्या कहते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज के अपने एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का मतलब जिनसे मिलके वो लैंग्वेज बनती है, जिसमें उसके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, जैसे A to Z अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ डिजिट्स हो सकते हैं,
कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं जैसे प्लस का सिंबल, माइनस का, ब्रैकेट्स वगैरह, फुल स्टॉप जिनको पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं वो वाले, या उसके बाद हट के कुछ ग्रामेटिकली जिनको आप कह लें कि नाउन्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए और एडजेक्टिव्स हो गए, इस तरह की चीज़ें, ये सारे एक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली हमारे पास ये जो मैपल लैंग्वेज है इसके भी अपने कुछ एलिमेंट्स हैं, तो हम उनको अभी देखते हैं इस लेक्चर के चैप्टर के अंदर कि वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है वो करैक्टर सेट है। करैक्टर सेट से मुराद उस लैंग्वेज के अंदर जितने भी करैक्टर्स यूज हो सकते हैं वो सारे के सारे एक करैक्टर सेट है उस लैंग्वेज के। जैसे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज की बात की तो हमने कहा अल्फ़ाबेट हैं, डिजिट्स हैं, कुछ स्पेशल करैक्टर्स हैं, ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ब्रैकेट्स हैं, वो सारे करैक्टर्स जो उस लैंग्वेज में यूज होते हैं वो उस लैंग्वेज के करैक्टर सेट कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर कोई एक लैंग्वेज है और हम ये देखना चाहते हैं कि उस लैंग्वेज के जो करैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमें करैक्टर सेट से पता चल जाएगा कि उस लैंग्वेज के कितने करैक्टर सेट हैं, कितने करैक्टर्स हैं, सॉरी। और उसके बाद अगर हमने ये चेक करना हो कि कोई करैक्टर एक गिवन हो और वो करैक्टर जो है वो एक वैलिड करैक्टर है या नहीं है, तो उसका पता जो है वो भी हमें करैक्टर सेट से चलेगा। अगर तो वो करैक्टर उस करैक्टर सेट में अवेलेबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक वैलिड करैक्टर है, अदरवाइज वो एक इनवैलिड करैक्टर है। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर लें इंग्लिश लैंग्वेज की और एक करैक्टर हम कोई उर्दू लैंग्वेज का ले लें, लेट्स से बे है, तो वो बे जो है वो हम देखें तो आपको नहीं मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज के करैक्टर्स के अंदर, तो इसका मतलब हुआ कि वो एक इनवैलिड करैक्टर है, वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक वैलिड करैक्टर नहीं है। और अगर ए की बात कर लें तो ये एक वैलिड करैक्टर है क्योंकि वो करैक्टर सेट के अंदर अवेलेबल होगा। और सिमिलरली इसी तरह जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं डिफरेंट, आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आपको ये तो नहीं पता कि इंग्लिश लैंग्वेज के कितने करैक्टर्स हैं। एक तो ये तो हम कॉमनली कह रहे हैं ना कि जस्ट 10 डिजिट्स हो सकते हैं, A to Z अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं जो कि 26 हैं। इसके अलावा कुछ फुल स्टॉप, कॉमा, ब्रैकेट्स वगैरह हैं, तो अगर काउंट करें तो मे भी कितने हो जाएंगे, मे भी 60 हम काउंट कर लें, लेकिन इसके इससे ज़्यादा हैं जो करैक्टर्स, मतलब स्पेशल करैक्टर्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो भी उसमें शामिल होते हैं। तो बहरहाल अगर मैं वर्ड्स की एग्जांपल्स दूं आपको, तो जैसे अगर कोई एक वर्ड है और आपने ये चेक करना हो कि वो एक वर्ड जो है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज का वैलिड वर्ड है या नहीं, तो कैसे चेक करते हैं? को पता है किसी को? इनामुल्लाह पता है आपको? नो सर। कैसे पता चलता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का कोई वर्ड जो है वो एक वैलिड वर्ड है या नहीं है? तो डिक्शनरी से, तो डिक्शनरी से देख लें। हाँ जी, एग्जैक्टली डिक्शनरी से, कि जितने भी वैलिड वर्ड्स हैं वो सारे के सारे डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल होते हैं। और अगर आप देखते हैं कि कोई वर्ड जो है वो वैलिड है या नहीं, तो आप डिक्शनरी खोलें, उसमें चेक करें, अगर मौजूद हो तो इट्स मीन कि वो एक वैलिड वर्ड है, अदरवाइज वो इनवैलिड वर्ड है। ये आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, या आप ये आपने एंड्रॉयड जो आपके मोबाइल्स हैं उन पे जब आप टाइप करते हैं कोई चीज़, तो उसमें भी एक ग्रामर और स्पेलिंग का फंक्शंस होता है। तो जब आप गलत स्पेलिंग लिखते हैं किसी चीज़ के, तो वो अंडरलाइन हो जाता है कि ये एक इनवैलिड वर्ड है। तो अंडरलाइन का मतलब क्या है कि इनवैलिड वर्ड है, इसके स्पेलिंग जो है वो गलत है और ये डिक्शनरी से मैच नहीं हो रहा वर्ड, तो इस वजह से वो नीचे अंडरलाइन कर देता है। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है, कंप्यूटर पे आप टाइप करें तो उसमें भी स्पेलिंग और ग्रामर का ऑप्शन होता है, तो वो स्पेलिंग चेक किए जाते हैं। स्पेलिंग चेक करने का मतलब कि चेक करना है कि वो वर्ड के जो भी करैक्टर्स हैं वो सारे उसमें डिक्शनरी से मैच करते हैं या नहीं। ये माइक ऑफ कर लें, किसका माइक है?
आवाज़ आ रही है आपको? सर जी स्टूडेंट को इन कर दें। कर रहा हूँ मैं, साथ साथ में सबको कर। अच्छा, तो मैपल के जो लैंग्वेज के जो करेक्टर सेट हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट करेक्टर्स हैं, और उनमें कौन कौन से हैं? डिजिट्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, एंड स्पेशल करेक्टर्स हो सकते हैं। लेटर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कैपिटल ए टू जी और उसके बाद स्मॉल लेटर्स जो है ए टू जी दोनों आ सकते हैं। और उसके बाद 0 to 9 डेसिमल डिजिट्स हैं, और 32 जो है वो हमारे पास स्पेशल करेक्टर्स हैं जिसमें ब्रैकेट्स, सेपरेटर्स और डिफरेंट स्पेशल सिंबल्स जो है वो शामिल हैं। तो ये हमारे पास टोटल 26 एंड 26 52 वो बनते हैं। 10 जो है वो डेसिमल डिजिट्स हैं, तो 62 हो गया और 32 ये है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 94 बन गए। ऐसे ही है, तो 94 हमारे पास जो है ना वो इसके करेक्टर्स हैं। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास टोकन्स हैं। टोकन की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि वैसे डेफिनेशन तो ये है कि जब करेक्टर्स कंबाइन होते हैं तो वो टोकन्स बनाते हैं। करेक्टर्स कंबाइन होने का मतलब क्या है कि जब एक या एक से ज़्यादा करेक्टर, कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन वन करेक्टर्स, तो वो जो है ना वो मिलके एक टोकन, उसे हम टोकन कह सकते हैं। लेकिन जस्ट 2 करेक्टर्स का आपस में मिल जाना एक वैलिड टोकन नहीं बनता। ये चीज़ थोड़ी आपने डेफिनेशन में देखनी है कि लेट्स से अगर हमारे पास एक प्लस का सिंबल है और उसके बाद हम साथ में क्या लगाते हैं, एक ब्रैकेट लगा देते हैं, और साथ में हम इधर हम ए लिख देते हैं, लेट्स से ये 3 करेक्टर्स हैं, कंबाइन हो गया, तो ये टोकन बन गया। ऐसे नहीं है, ठीक है। टोकन हमेशा वो होगा जो मीनिंगफुल होगा, जिसका मतलब कोई अंडरस्टैंडेबल हो या वो कोई एक यूजफुल वर्ड हो दूसरे लफ्ज़ों में, तो फिर हम उसको टोकन कह सकते हैं। समझ आई बात की? यस सर। यस सर। वर्ड बनता है उसका मीनिंग होता है, सब लोग कहते हैं ना उसे कि ये इंग्लिश में वर्ड शामिल है, इंक्लूड है। नहीं, वो जो वैलिड वर्ड्स हैं जो डिक्शनरी में दिए होते हैं वो सारे वैलिड्स होते हैं, उनके कोई ना कोई मीनिंग्स होते हैं, और डिक्शनरी से हट के जितने भी हैं उनका कोई मीनिंग नहीं होता। तो आप कोई भी कम्बिनेशन अल्फ़ाबेट्स का बना लें जिसका मतलब ये नहीं है, हम ये तो कह सकते हैं कि वो एक वर्ड है। ठीक है, आप कोई भी ले लेना 2 करेक्टर्स इंग्लिश के और वो देखें तो वो वर्ड की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं कि वो वर्ड है, क्योंकि कम्बिनेशन है, लेकिन मीनिंगफुल नहीं है। एक होता है सेंटेक्स, सेंटेक्स के हिसाब से 2 करेक्टर कंबाइन हो गया तो एक वर्ड बन गया, लेकिन मीनिंग के हिसाब से देखें, सिमेंटिकली देखें, मतलब इसका कोई मीनिंग बनता है, यूज़फुल है, तो वो अगर तो लैंग्वेज का वर्ड है तो इसका मतलब वो यूज़फुल है, आप उसको किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम वैलिड और इनवैलिड की डेफिनेशन में सिर्फ सेंटेक्स नहीं रखते बल्कि सिमेंटिक्स भी साथ रखते हैं। तो उसका मीनिंग भी होना चाहिए यूज़फुल, और वो वर्ड भी एक होना चाहिए। ठीक है जी सर। तो हमारे पास जो टोकन्स हैं जिनको आप कह लें कि वैलिड वर्ड्स हैं दूसरे लफ्ज़ों में, वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो हमारे पास ये 5 टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है उसको हम रिजर्व वर्ड्स कहते हैं या की वर्ड्स कहते हैं। रिजर्व वर्ड्स या की वर्ड्स, आपको पता है कि रिजर्व का लफ्ज़ हम मोस्टली ये करते हैं कि ये चीज़ें कुछ रिजर्व्स हैं और इसको हम किसी पर्पज़ के लिए, दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली कुछ वर्ड्स या टोकन्स ऐसे हैं मैपल के जिनके कुछ स्पेशल मीनिंग्स हैं और वो उन्हीं मीनिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके अलावा आप उनको प्रोग्रामिंग में किसी और पर्पज़ के लिए या किसी और जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे वर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स कहते हैं या की वर्ड्स दूसरे लफ्ज़ों में। ठीक है, और जी समझ नहीं आई। किसकी समझ नहीं आई? क्लियर हुई बात जी? यस सर। यस सर। ये रिजर्व वर्ड्स हैं, ये डेफिनेशन है। जैसे पहले बात हुई कि मैपल वर्ड्स विद स्पेशल मीनिंग्स,
तो इनके कुछ स्पेशल मीनिंग्स होते हैं, जस्ट डिफाइंड है ऑलरेडी, या प्री डिफाइंड मीनिंग्स आप कह लें, स्पेशल मीनिंग न कहें तो कैन नॉट चेंज द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, कि ये जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग चेंज हम नहीं कर सकते, ऑलरेडी डिफाइंड है, फिक्स हैं, तो उसी पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। और ये लिखा हुआ है कांट यूज़ देम एज ए वेरिएबल नेम इन द प्रोसीजर। सिर्फ वेरिएबल के नेम नहीं बल्कि किसी भी चीज़ का नेम हो, किसी प्रोसीजर का नेम हो, किसी लिस्ट का नेम आपने देना तो वेरिएबल का नेम है, तो किसी भी तरह का नेम है वो आप एक रिजर्व वर्ड को एज ए नेम आप नहीं यूज़ कर सकते सिंपल। ठीक है, ये कुछ स्पेशल दिए हुए हैं नीचे, स्पेशल वर्ड्स आप कह लें, ये करेक्टर्स नहीं हैं बल्कि ये हमारे पास कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं या कुछ स्पेशल टोकन्स आप कह लें, रिजर्व वर्ड्स की बात हो तो रिजर्व वर्ड्स नीचे ये कुछ दिए हुए हैं। जैसे ये ब्रेक है, ब्रेक क्या होता है कि जब कोई लूप चल रहा हो तो लूप के अंदर आप ब्रेक करना चाहें किसी स्टेटमेंट को, जैसे हमने वो मैथमेटिका में पढ़ा था फॉर लूप वगैरह, तो उसमें आप लूप को किसी कंडीशन के साथ ब्रेक करने के लिए आप इस स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि अगर यूज़र जो है वो वाई का बटन प्रेस करता रहे तो लूप चलता रहे, जब वो एन का बटन प्रेस करे तो लूप जो है वो ना चले, ब्रेक हो जाए। तो फिर हम कंडीशंस वगैरह लगा के इसको ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू लूप को किसी लोकेशन पर ब्रेक कर सकते हैं। तो इसी तरह इफ़ है, इफ़ देन एल्स, ये कंडीशंस लगाने के लिए होता है, चेक करने के लिए कि जो दो नंबर्स हैं या मल्टीपल जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के साथ इक्वल्स हैं, ग्रेटर हैं, लेस देन है, नॉट इक्वल हैं, क्या है, तो वो चेक करने के लिए। इसी तरह ये ट्राई कैच और फाइनली जो है ये हमारे पास यूज़ होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब रन टाइम एरर जो होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनसे अवॉइड करने के लिए। एक तो एरर्स वो होते हैं जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर हमें बताता है कि ये एरर है, जैसे कॉमा नहीं लगाया, सेमीकोलन नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं क्लोज की, तो ये इंटरप्रेटर चेक कर लेता है और हमें बताता है कि ये एरर है। जबकि ये जो एक्सेप्शंस होती हैं ये वो एरर्स होते हैं जो इंटरप्रेटर उसको नहीं मतलब आइडेंटिफाई कर सकता। लेकिन जब प्रोग्राम रन होता है तो रन टाइम पे वो एरर अक्कर होता है, तो आपका प्रोग्राम जब वहीं पे क्रैश हो जाता है या मतलब क्लोज हो जाता है। तो बजाय कि आप इस चीज़ को अवॉइड करें कि आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाए, स्मूथली चलने के लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ती है। तो ये ट्राई कैच और फाइनली के जो वर्ड्स हैं ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। क्लियर हुई बात जी? जैसे लेट्स से अगर हम एक एक्सप्रेशन है, आपने लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाय b, लेट्स से, तो डिवाइड किया हुआ है b पे, तो आपको पता है कि अगर b की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए तो ये इन्फिनिटी आंसर आ जाता है। तो मैथमेटिक्स में तो हम इन्फिनिटी कहते हैं कि कोई लामहदूद नंबर है, एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी तो लिमिटेड होती है, उसमें इन्फिनिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो कोई इतना बड़ा नंबर कहीं पे स्टोर हो जाए। तो इस तरह का जो एरर है ये रन टाइम अक्कर होगा, तो इसको हम अवॉइड करने के लिए ट्राई कैच का ब्लॉक यूज़ करेंगे। ट्राई में हम लिखेंगे कि अगर b की वैल्यू लेट से 0 हो जाती है तो फिर कैच के अंदर उसके अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए, b इज इक्वल टू 1 हो जाए, b इज इक्वल टू 2 हो जाए, इस तरह की चीज़। तो ये रन टाइम एरर से अवॉइड करने के लिए यूज़ होती है। इसी तरह ये स्टॉप है, किसी भी स्टेटमेंट को जो एग्जीक्यूशन में आप उसको रोकने के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रॉस और एंड प्रॉस ये हम प्रोसीजर डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के ये सारे जो है ना ये स्पेशल वर्ड्स हैं, और अगर आपने डिटेल देखनी हो कि टोटल कितने हैं और कैसे हैं तो ये बुक के अंदर टेबल 2.2 के अंदर दिए हुए हैं सारे, तो आप उसमें देख लीजिएगा कि कौन कौन से। सर जी स्टूडेंट को इन कर दें। कर रहा हूँ साथ साथ, मेरे पास तो जो रिक्वेस्ट आती है मैं जब चुप कर जाता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं उनको इन कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं है, 42 टोटल हैं। तो सर ये ब्रेक की नहीं समझ आई कि ये ब्रेक किसके लिए यूज़ होता है? ब्रेक का यूज़ होता है कि लूप की एग्जीक्यूशन जो है ना उसको आप नॉर्मली तो ये है कि फॉर एग्जांपल एक लूप लगा हुआ है और उसके अंदर कोई एक स्टेटमेंट है वो आपने प्रिंट करनी है, तो लूप क्या करता है उस स्टेटमेंट को 100 टाइम 1000 टाइम जितना आप कहते हैं वो उसको एग्जीक्यूट करेगा या प्रिंट करेगा। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि किसी कंडीशन की बिहाफ पे
लूप को बजाय के 1000 टाइम चले, हमने भी किसी कंडीशन के ब्याह पे उसको 10 टाइम चलाना चाहिए, 20 टाइम। तो जब वो 10 या 20 टाइम हमारी कंडीशन पूरी हो तो लूप ब्रेक हो जाए। जब तक कंडीशन हमारी नहीं ट्रू होती या पूरी नहीं होती तब तक वो एग्जीक्यूशन जारी रखते और स्टेटमेंट्स प्रिंट होती रहे। ठीक है, जैसे लेट्स से एक सिंपल सी एग्जांपल है कि मैंने एक हेलो वर्ड जो है ना, ये एक स्ट्रिंग है और इस हेलो वर्ड को मैंने 1000 टाइम प्रिंट करना है। समझ आ रही बात की? तो मैपल में अगर मैं प्रोग्राम लिखूंगा सिंपली तो मुझे 1000 टाइम इनपुट में वो स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी और एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। तो हमें आउटपुट जो है वो इस तरह 1000 टाइम, मतलब 1000 इनपुट्स देनी पड़ेंगी और 1000 ही हमें आउटपुट मिलेगी और वो होगा क्या, हेलो वर्ड की स्ट्रिंग। तो इस तरह तो ये काफ़ी लेंथी काम हो जाएगा। 1000 टाइम आप कितना टाइम लगाएंगे इससे? तो इससे अच्छा क्या है कि आप एक लूप लगाएं 3-4 लाइनों का, फॉर लूप, व्हाइल लूप या कोई लूप हो, इस तरह का स्टेटमेंट्स हैं। तो उसमें आप एक दफ़ा वो हेलो वर्ड लिख दें और लूप को बता दें कि उसने कितनी दफ़ा चलना है, कितनी दफ़ा उस स्टेटमेंट को उसने एग्जीक्यूट करना है। तो अगर आप उसको बता दें कि लूप के अंदर कि 1000 टाइम चलना चाहिए तो वो 1000 टाइम उस हेलो वर्ड को प्रिंट कर देगा। मतलब आप 3 लाइन का कोड लिखेंगे या 4 का, और वही कोड जो है वो 100 टाइम, 10,000 टाइम, जितना आप कहें वो उस हिसाब से वो उसको प्रिंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो इजी होता है कि जब आपने कोई एक स्पेसिफिक टास्क ब्रेक की स्टेटमेंट देखेगा वो उसको वही बेटर देगा। क्लियर हुई बात? यस सर। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा जो टोकन हमने बात की थी वो हमारे पास थे ऑपरेटर्स। तो अगर हम ऑपरेटर ठीक है, तो ये जो नल रे ऑपरेटर्स हैं ये स्टैंड अलोन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इनको किसी आर्गुमेंट की या किसी ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे ये नीचे एग्जांपल में दिए हुए हैं, ये एक ऑपरेटर है, 3 टाइप्स के हैं ये एक्चुअली, ये हैं और ये हैं। तो ये 3 है हमारे पास नल रे ऑपरेटर्स। सिंगल रिमाइंडर का मतलब, ऑपरेटर का मतलब लास्ट एक्सप्रेशन है, और डबल लगाएंगे तो सेकंड लास्ट एक्सप्रेशन है, 3 लगाएंगे तो थर्ड लास्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, जैसे हमने वो मैथमेटिका में पढ़ा था कि हम रिमाइंडर सिंबल अगर कहीं पे यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि जो प्रीवियस जो मोस्ट रिसेंट कंप्यूटेशन है उसके रिजल्ट को आप यूज़ कर रहे हैं। याद है ना? जी सर। या फिर हम इस परसेंटेज सिंबल के साथ कोई नंबर यूज़ कर लेते थे, लेट्स से 5 करते थे या 10 करते थे, तो उसका मतलब होता था कि जो 10 लाइन वाली इन आउटपुट है उसका जो रिजल्ट है उसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं। सिंपल अगर ये यूज़ करते थे परसेंटेज का सिंबल तो उसका मतलब होता है कि मोस्ट रिसेंट जो मतलब सबसे आखिरी कंप्यूटेशन है उसका रिजल्ट, और अगर कोई आप नंबर साथ देते थे कि उस आउटपुट, उस नंबर वाली आउटपुट का जो रिजल्ट है वो आप आगे यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि मैपल में नंबरिंग होती कोई नहीं, तो इस वजह से हम जो क्या यूज़ करेंगे, जस्ट ये 3 हमारे पास हैं ऑपरेटर्स, और ये लास्ट, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट जो कंप्यूटेशंस होगी उसको आप यूज़ करेंगे, उसके रिजल्ट को। क्लियर हुई बात? नंबर हम इसके साथ यूज़ नहीं कर सकते जैसे उधर यूज़ करते थे मैथमेटिका में। तो ये आगे लिखा हुआ है कि रीवैल्यूएट्स द मोस्ट रिसेंट एक्सप्रेशन, कि ये जो भी वो
आप एक यूज़ करते हैं तो लास्ट एक्सप्रेशन है लेट से, तो उस एक्सप्रेशन को ये री इवेल्युएट करता है। ये ऐसे नहीं है कि उसका रिजल्ट अगर 10 है तो जस्ट 10 वो आ जाएगा और इधर यूज़ हो जाएगा आउटपुट, जो रिजल्ट है उसका वो यूज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि उस एक्सप्रेशन को दोबारा री इवेल्युएट किया जाएगा और जो रिजल्ट होगा वो यूज़ होगा। समझ आई बात की? मैथमेटिका में तो जस्ट उसका रिजल्ट हम यूज़ कर लेते थे, एक्सप्रेशन दोबारा जो है वो इवेल्युएट नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे री इवेल्युएशन होती है। डोंट रेफरेंस द रिजल्ट ऑफ द अबव लाइन्स, तो हम यहाँ पे रेफरेंस भी नहीं दे सकते। जैसे ऊपर लाइनें हैं, लाइन 1 2 लाइन 3 4, तो जो कि यहाँ पे लाइन नंबर्स तो होते नहीं हैं, तो हम यहाँ पे साथ में कोई नंबर भी यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात जी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसके बाद हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स। सर जी? दोबारा बता दें। क्या आप दोबारा बता दूं? क्या चीज़ पूछ रहे हैं? ये सर इसकी कोई एग्जांपल दे देना ताकि मैं समझ लगे, इसकी समझ नहीं आ रही। सर इसकी समझ नहीं आ रही। देखना एग्जाम्पल ये है कि लेट से हमारे पास अगर एक स्टेटमेंट आपने लिखी है a+2 जैसे आपने एक इनपुट दी है, प्रॉम्प्ट कैरेक्टर के सामने आपने a+2 लिखा, या आप ऐसे कह लें कि a नहीं है, a की जगह पे आप 4 कर लें, 4+2 ऐसे समझाने के लिए ना। तो इसकी आउटपुट हमें क्या मिलेगी? 6। ठीक है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप नई इनपुट देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस प्रीवियस रिजल्ट को यूज़ करूं। ठीक है, प्रीवियस रिजल्ट क्या हमारे पास ये है 6 है, तो इसके लिए अगर हम सिंगल परसेंटेज साइन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लास्ट एक्सप्रेशन हुआ है, लास्ट एक्सप्रेशन यही है 4+2, और यहाँ पे आप आगे प्लस यूज़ करके 3 साथ करना चाहें तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा? 639। समझ आई बात की? और अगर आप इसी तरीके से आगे यहाँ पे फिर 6 को यूज़ करना चाहते हैं, 6 को यूज़ करना चाहते हैं, 6 अब क्या हो गया है? सेकंड लास्ट एक्सप्रेशन बन गया, तो अभी आपको 2 रिमाइंडर्स यूज़ करने पड़ेंगे उसी एक्सप्रेशन को दोबारा यूज़ करने के। तो अब उसका मतलब क्या होगा? 6। ठीक है। और अगर आपने अब 9 को यूज़ करना है तो जो कि लास्ट है, तो उसके लिए सिंगल रिमाइंडर काफ़ी है। तो हम इसको मल्टीप्लाइड बाय लेट से कर देते हैं, स्टेरिक साइन है और उसके बाद 2 कर देते हैं, तो अब इसका जो आंसर है वो 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा। यस सर, समझ आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 आर्गूमेंट्स चाहिए होते हैं। ये 2 ऑपरेंड्स के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इनमें कौन कौन से आ सकते हैं? ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने वो पढ़ा था उसमें मैथमेटिका में, तो ये काफ़ी सारे टाइप के थे, कोई 8-10, जिसमें हमारे पास ग्रेटर दैन, लेस दैन, इसी तरीके से ये लेट से ग्रेटर दैन है, ये लेस दैन है, और उसी तरीके से इक्वल का साइन है, या उसके बाद नॉट इक्वल, नॉट का ऑपरेटर था, ऐसे पाइप साइन, ये नॉट इक्वल हो गया, वगैरह वगैरह। ये सारे जो है ना, ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। इनको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 ऑपरेंड्स हैं, क्योंकि इन्होंने कंपेरिजन करना होता है वैल्यूज़ का, तो कंपेरिजन के लिए हमेशा हमें 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए। इस तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पढ़ा था कि ये बूलियन वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें हमारे पास एंड, आर और नॉट के 3 डिफरेंट जो वो ऑपरेटर्स थे, और इस तरीके से हमारे पास बूलियन ऑपरेटर्स हैं जो सिंपली बूलियन 0-1 की वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, प्लस माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, पावर्स वगैरह वगैरह। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो है जिनको एक्चुअली 2 ऑपरेंड्स चाहिए, ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, बाइनरी का मतलब भी यही होता है 2 वैल्यूज़। तो बाइनरी ऑपरेटर्स मीन ऐसे ऑपरेटर्स जिन्हें 2 वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हो।
क्लियर है? अगर आपने एक लिस्ट देखनी है तो ये 2.3 टेबल में होगी। इसी तरह हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स हैं। यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिंगल ऑपरेंड चाहिए या वन आर्गूमेंट चाहिए, ठीक है। जैसे ये हमारे पास यूनरी प्लस है, यूनरी माइनस है, ये फैक्टोरियल है, डेसिमल पॉइंट है एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये भी 2.4 टेबल के अंदर ये थी। सर ये यूनिटी प्लस और माइनस किस तरीके के हैं? ये ऐसे ही है कि जैसे आप लेट से कोई नंबर लिखते हैं, जैसे 2 है तो आप उसके आगे माइनस का सिंबल लगा दें तो ये नेगेटिव इंटीजर बन जाता है। तो इसका मतलब कि ये ऑपरेटर जो है इसकी वजह से ये नंबर जो ये नेगेटिव। इसी तरीके से आप इसको अगर आप प्लस करना चाहें तो +2 ऐसे कर सकते हैं, ये पॉजिटिव। फैक्टोरियल आप कैलकुलेट करना चाहते हैं 3 का लेट से, फैक्टोरियल का ऑपरेटर लिखें और आगे आप 3 नंबर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि वो 3 का फैक्टोरियल कर। और ये पॉइंट जैसे 3.4 आप लिखते हैं, 3 और दरम्यान में पॉइंट लिख दिया और उसके बाद आप 4 लिखें 3.4, ये दरम्यान में जो है ना ये पॉइंट उसके लिए यूज करते हैं। या आप सिंपली पॉइंट लिख के और 3 लिख देते हैं, ये भी एक इसका मतलब 0.3 होता है। क्लियर हुई बात? यस सर। तो इनके लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास मल्टीपल ऑपरेंड्स। सर जी सर रिलेशनल ऑपरेटर दोबारा बता दें। रिलेशनल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो एक्चुअली कंपैरिजन करते हैं दो वैल्यूज का, कि 2 नंबर्स हैं और हम ये चेक करना चाहते हैं लेट्स से कि पहला बड़ा है या दूसरा। अगर हम ये चेक करना चाहते हैं तो हम उसमें लिख सकते हैं कि ए पहले लिखेंगे, लेट्स से ये एक नंबर है, और ये चेक करना चाहते हैं कि ये बड़ा है बी से ग्रेटर है, तो ए ग्रेटर का ऑपरेटर आ जाएगा और आगे बी आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम 2 वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी, क्या ए जो है वो बी से बड़ा है। अगर तो ये बाकी बात हुई ए जो है वो ग्रेटर है बी से, तो हमें आंसर जो है वो ट्रू में मिलेगा, ठीक है। और अगर ये छोटा हुआ तो आंसर फॉल्स में मिलेगा। क्लियर हुई बात? ये हम कंडीशन ज़्यादातर जब लगाते हैं कंडीशन चेक करने के लिए वैल्यूज़ को, तो इफ देन एल्स वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं या लूप्स में यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप इक्वलिटी चेक करने के लिए, जैसे वो प्रीवियस हमने लेक्चर में वो देखा स्लाइड में, वो इक्वल x = 2 वाला, तो वो भी इसी तरह था, कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर यूज। ठीक है? यस सर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जब हमारे पास टोकन्स हैं, टोकन में थर्ड जो चीज़ थी वो थी सर बस करें। नहीं, ये भी कैसे पास करें? यस सर जी बस करें सर। अभी तक तो आधा घंटा पड़ा है लेक्चर खत्म। यस सर। सर जी बहुत 10-20 मिनट और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद। ओके सर, जैसे आप चाहें। नेम्स हमारे पास मीन के आइडेंटिफायर्स हैं, इनको हम आइडेंटिफायर्स लिख सकते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। वो ऑब्जेक्ट कोई वैल्यू हो सकती है, वो कोई प्रोसीजर हो सकता है, वो कोई एक लिस्ट हो सकती है, वो कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ में हम नेम कह सकते हैं। A sequence of 1 or more characters that uniquely identifies a command, file, variable or other entity। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ 1 और मोर कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर पे भी हो सकती है 2, जैसे हमने वो वेरिएबल्स बनाते हैं हम सिंपली x या a कुछ यूज़ कर देते हैं, इस तरह भी हो सकता है, और मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो लेकिन डेफिनेशन सिंपली क्या है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं किसी कमांड को, किसी फाइल को, किसी वेरिएबल को, किसी स्ट्रिंग को, किसी लिस्ट को, वगैरह वगैरह किसी भी चीज़ को। तो जो नेम है वो जब हम लिखेंगे तो वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको हम कंबाइन कर सकते हैं, वो लेटर्स हो सकते हैं, वो डिजिट्स हो सकते हैं, और वो अंडरस्कोर हो सकते हैं। 3 तरह की चीज़ें। लेटर्स में हमारे पास स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं और कैपिटल भी हो सकते हैं।
और डिजिट्स जो हैं वो 0 to 1 हो जाएंगे और अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई और करेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। किसी चीज़ को नाम देने के लिए, नेम देने के लिए आप कोई और इन 3 चीज़ों के अलावा आप कोई और करेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। ना आप कोई ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, ना आप कोई क्या कह लें ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, ना आप वो रिजर्व वर्ड्स जो पीछे पड़े थे वो नहीं यूज़ हो सकते। समझ आ गई बात की? जैसे लेटर्स होंगे, डिजिट्स होंगे और अंडरस्कोर होगा। और अगर आप लेटर्स को कंबाइन करके लेट से कोई नेम बनाते हैं, जैसे हमने वो ब्रेक का लेट से पढ़ा था, तो BREA के ब्रेक लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो की वर्ड है, रिजर्व वर्ड है। तो आप इधर यूज़ करेंगे तो इंटरप्रेटर जो है वो आपको उसका एरर देगा। समझ आ गई बात की? यस सर। जैसे ये एक नेम है, हमने इसको MY_name_1 आप देख रहे हैं, इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं और उसके बाद अंडरस्कोर है और एक डिजिट भी यूज़ हुआ है 1। तो इसका मतलब है कि ये एक वैलिड नेम है, ये आप नेम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने ये चेक करना हो कि वो वैलिड है या नहीं है, तो उसके लिए आप वर्ड टाइप लिख के आगे ब्रेसेस के अंदर रिमाइंडर % यूज़ करेंगे। ये बताएगा कि जो प्रीवियस एक्सप्रेशन या प्रीवियस जो स्टेटमेंट में माय नेम यूज़ हुआ है वो क्या है। अगर तो वो आपको बताया कि ये सिंपल है तो इट्स मीन्स वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड है। समझाई बात की? ये वर्ड टाइप जो है ये एक बिल्ट इन रूटीन है और ब्रैकेट में हमने नल ऑपरेटर यूज़ किया है लास्ट एक्सप्रेशन वाला। ये वर्ड टाइप रूटीन जो है ये चेक करेगी एक आर्गूमेंट लेके, तो आर्गूमेंट क्या है वो लास्ट एक्सप्रेशन है जो कि माय नेम, एक नेम हमने डिफाइन किया। तो इसी तरह हम नेम कैन नॉट बिगिन विद एन इंटीजर, विद एन नंबर कह लें या इंटीजर कह लें, कि जो नेम है वो किसी जो फर्स्ट करेक्टर है उसका या बिगिनिंग करेक्टर है वो डिजिट नहीं हो सकता या कोई नंबर नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पे है। तो अगर आप इस तरह करके लिखेंगे तो आपको एरर मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इंटीजर को या किसी नंबर को दरमियान में तो यूज़ कर सकते हैं या एंड पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुरू में यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर हुई बात? जी सर, शुरू में होगा तो सर ये इनवैलिड होगा। हाँ जी, ये इनवैलिड होगा। ये नीचे लिखा हुआ है कि सिंटैक्स एरर आ जाएगा और मैथमेटिक अपना मैपल इसको समझेगा कि यहाँ पे कोई ऑपरेटर दरमियान में इन्होंने मिस किया या सेमी कॉलन मिस कर दिया। ठीक है, वो ये देख रहा है कि 1 जो है वो शुरू में तो आ नहीं सकता किस नेम के, तो ये कोई और वैल्यू है, तो ये सेपरेट होनी चाहिए। तो सेपरेट करने का मतलब ये है कि दरमियान में कोई ऑपरेटर डाल दें या फिर आप यहीं पे सेमी कॉलन डाल दें ताकि पता चले कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट एंड हो गई है और दूसरी माय नेम वाली अलग से स्टेटमेंट है। ठीक है सर, अगर हम माय नेम जी, अगर हम स्टार्ट से ही मतलब 1 के बाद अंडरस्कोर फिर सर माई के बाद अंडरस्कोर फिर हम लास्ट में ये सर दें सेमी कॉलन, तो फिर भी मतलब ये एरर ही देगा? जी ज़रूर देगा, क्योंकि फर्स्ट करेक्टर जो है ना वो नंबर नहीं होना चाहिए, ये देगा। समझाई बात? बाकी बाद में जो कुछ मर्जी आप लिखें, हाँ वो प्रॉब्लम नहीं है। आप बाद में सारे बेशक पहला आप M लिख दें, बाकी सारे आप अंडरस्कोर्स दे दें, 10 अंडरस्कोर्स दे दें, तो वो वैलिड है। और अगर आप पहला करेक्टर M देते हैं और आगे सारे डिजिट्स दे दें लाइक 9 कर दें, तो वो भी एक वैलिड है, क्योंकि फर्स्ट जो लेटर है वो उसका अल्फ़ाबेट भी है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि फर्स्ट जो लेटर है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, डिजिट जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, या अंडरस्कोर हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है या वो अल्फ़ाबेट हो सकता है, डिजिट नहीं हो सकता। अभी आगे देखते हैं कि जो अल्फ़ाबेट है उसका भी स्पेशल पर्पज़ है, वो भी आप अपने जो यूज़र डिफाइन नेम्स है उनमें यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो एक नेम ज़रूर होता है। वो क्लियर होगी बात भी? सर जी काफ़ी आज के लिए बस करें सर जी। यस सर काफ़ी है। यस सर नेम बहुत ज़्यादा हो गया। नेम्स को तो थोड़ा कंप्लीट कर। अच्छा इस स्लाइड को थोड़ा पढ़ ले फिर बस कर देते हैं, जस्ट इसको तो पढ़ेगा। मैपल जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है कि अगर आप कोई कैपिटल लेटर में कोई नेम लिखते हैं और एक स्मॉल केस में लिखते हैं तो दोनों में डिफरेंस है, वो दोनों सेम नहीं है। वैसे इंग्लिश में तो वो सेम ही होते हैं,
लेकिन इधर क्या है कि वो डिफरेंट होंगे। जैसे एप्पल और एप्पल जो है आर टू डिफरेंट नेम्स। सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का, एक कैपिटल ए का, ये स्मॉल ए का, लेकिन दोनों मैपल में डिफरेंट होंगी चीज़ें, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम दरमियान में कुछ स्पेस वगैरह देना चाहें कि 2 वर्ड्स हैं और 2 वर्ड्स के दरमियान में स्पेस देनी है आपने, तो फिर आपको जो है ना वो लेफ्ट सिंगल कोट्स यूज़ करने पड़ेंगे। तब आप ये ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये लेफ्ट सिंगल कोट लिखा हुआ है और ये एग्जांपल दी हुई है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैपल के अंदर कुछ वैलिड जो नेम्स हम यूज़ कर सकते हैं वो मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे साइन, कॉस, या ऑलरेडी डिफाइंड रूटीन्स हैं, ये फंक्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। साइन इधर नेम है, इसी तरीके से कॉस नेम है, या इंटीग्रेशन डेरिवेशन के लिए होंगे, पावर के लिए कुछ होंगे फंक्शन बने हुए रूटीन्स, तो उनके नेम्स दिए हुए होते हैं। इसी तरह कुछ कमांड्स हैं, आपने किसी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है या सिंप्लीफाई करना है तो कमांड्स के नेम हो सकते हैं। टाइप नेम्स हैं, डाटा टाइप्स, जैसे वो लिस्ट टाइप है, वो इंटीजर है, वो स्ट्रिंग है। और इसी तरह कुछ वेरिएबल्स हैं विद वैल्यूज़, जैसे आप एक्स या वाई या ए या कोई वेरिएबल बनाते हैं और उनको कोई वैल्यूज़ असाइन करते हैं, ठीक है। और इसी तरह कुछ प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स हैं। प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स तभी होंगे वो ऐसे वेरिएबल्स जिनको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दी गई होती है, मतलब ऐसे वेरिएबल्स जिनमें कोई डाटा स्टोर हो या वैल्यू स्टोर हो, तो वो प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स हैं। अदरवाइज वो वेरिएबल्स अननोन रहते हैं। जब आप वैसे वो पीछे एग्जांपल भी देखी थी कि जब आप ए लिखते हैं तो प्रिंट करते हैं तो ए ही प्रिंट होता है। जब आप उसको कोई वैल्यू स्टोर करवा देते हैं तो फिर वो ए की जगह पे वो वैल्यू प्रिंट होती है। तो इस तरह करके, ठीक है। चलिए फिर आज सेकंड लाइन को रिपीट सेकंड लाइन कौन सी? सर ये इफ अ नेम विद ब्लैंक स्पेस। जी, आप कोई नेम जो है वो ऐसे करके, जैसे माय नेम है, वैसे तो हमने पढ़ा कि दरमियान में अंडरस्कोर होना चाहिए ना। जैसे ये माय एक वर्ड है और नेम एक वर्ड है, दरमियान में अंडरस्कोर देंगे तो फिर एक वैलिड वर्ड होगा ना, वैलिड नेम होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि नहीं अंडरस्कोर नहीं स्पेस में दे दो, तो फिर आप ये जो लेफ्ट सिंगल कोट्स हैं इनको यूज़ करके दरमियान में आप दे सकते हैं। दरमियान में आप स्पेस भी दे सकते हैं। आप कोई रिजर्व वर्ड, वो जो कीवर्ड्स पढ़े थे देन एल्स वाले, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये आप सिंगल कोट यूज़ नहीं करते तो फिर आप वही जो प्रीवियस स्लाइड पे हमने पढ़ा कि पहला जो लेटर है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, बाकी कोई कम्बिनेशन हो सकता है अल्फ़ाबेट से, अंडरस्कोर और डिजिट्स का, फिर वो वैलिड नहीं होगा। समझ आई बात? जी सर। चलें, तो ये तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या करना है? हमारी जो क्लासेस रह गई हैं